प्रिय विद्यार्थियों, हम आज मूल्यांकन के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे कि मूल्यांकन के प्रकार कितने होते हैं, किस मूल्यांकन में क्या होता है, किस तरह से किस मूल्यांकन में क्या कार्य किया जाता है, हम उस पर चर्चा करेंगे आपसे। कहने का तात्पर्य यह है कि मूल्यांकन के प्रकारों की जब हम चर्चा करते हैं तो मूल्यांकन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार के मूल्यांकन में सबसे प्रथम है निर्माणात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। दूसरा है संकलनात्मक मूल्यांकन, समेटिव इवैल्यूएशन। और तीसरा है निदानात्मक मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब हम इन तीनों प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे कि सबसे पहली बात की निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या है। निर्माणात्मक, जैसे नाम से ही आपको पता होना चाहिए कि निर्माणात्मक मूल्यांकन उसे कहा जाता है कि कोई भी कार्य प्रगति पर है, चल रहा है, प्रोसेस में है, प्रक्रिया में है, और प्रक्रिया में चलते चलते ही जब आप उस चीज का मूल्यांकन करते हैं तो उसे कहा जाता है निर्माणात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। जैसे आप अध्यापन कार्य कर रहे हैं, अध्यापन कार्य में आप अनुदेशन दे रहे हैं विद्यार्थियों को, अनुदेशन देने के दौरान आप मूल्यांकन करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपका कार्य चल रहा है और चलते हुए कार्य में बीच में आप उसका मूल्यांकन करते हैं। जैसे आप अपने घर में एक चाय बनाते हैं, और जब चाय बनाते हैं तो पहले उसको अच्छे से व्यवस्थित करके बनाते हैं, फिर पहले उसको एक बार चखते हैं। चखने के बाद दोबारा जब आपको लगता है कि उसमें चीनी, पानी या क्या कहाँ पर कमियां हैं, मूल्यांकन करने के बाद फिर आप उसमें डालते हैं, और यदि सही रहता है तो ठीक है, नहीं सही रहता तो आप उसमें परिष्कार करते हैं। और वही स्थिति शिक्षा व्यवस्था की भी, शिक्षा व्यवस्था की भी वही स्थिति है कि जब भी आप पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते वक्त आपको यह लग रहा है कि यहाँ पर परिष्कार की आवश्यकता है, और आपको ये लग रहा है कि हम यहाँ पर परिष्कार करेंगे तो हमारा मूल्यांकन और अच्छा होगा, हमारा कार्य और अच्छा होगा, तो आप बीच में मूल्यांकन करते हैं। इसको कहा जाता है निर्माणात्मक मूल्यांकन। निर्माण के समय किया गया मूल्यांकन निर्माणात्मक मूल्यांकन है। निर्माणात्मक मूल्यांकन की कुछ बातें हैं। जैसे सबसे पहली बात यह कि अनुदेशन के दौरान आप मूल्यांकन करते हैं, सूचना देने के दौरान आप मूल्यांकन करते हैं, और इसमें फीडबैक की भी व्यवस्था है। फीडबैक कैसा? जैसे फीडबैक 2 तरीके से मिलता है, छात्रों को भी मिलता है और अध्यापकों को भी मिलता है। जहां गलतियां हैं उन गलतियों को पहचान करके तत्काल शुद्धि की जाती है, यह लाभ तो विद्यार्थियों को प्राप्त होता है। और अध्यापक क्या करता है, अपने अनुदेशन में सुधार कर लेता है, अपनी सूचनाओं में अब जो ज्ञान प्रदान कर रहा है उसमें वह परिष्कार कर लेता है। उसके आधार पर छात्र को भी फीडबैक मिलता है, प्रतिपुष्टि मिलती है, पृष्ठपोषण मिलता है, और अध्यापक को भी। तो कहने का तात्पर्य है कि जो निर्माणात्मक मूल्यांकन है उसमें क्या क्या होता है, यह हम आपसे चर्चा कर रहे थे। उसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। जो निर्माणात्मक मूल्यांकन है उसकी विशेषताएं ये है कि सबसे पहली बात कि आप एक इकाई का चुनाव करते हैं, आप किसी एक निश्चित बिंदु का चुनाव करते हैं, यह विशेषता है। दूसरी बात ये कि जो इकाई है उसकी विशिष्टता का ध्यान रखते हैं। क्यों विशिष्टता? क्योंकि उसकी विषय वस्तु क्या है, उसका व्यवहार क्या है, प्राप्त किए जाने वाले हमारे लक्ष्य क्या हैं, इनको भी ध्यान में रखा जाता है। विषय वस्तु का निर्धारण कैसे होगा, इसका ध्यान रखना होता है, और अधिगम परिणाम किस तरह से निर्धारित किए जाते हैं, वह इसकी विशेषता है। क्योंकि जितने अच्छे तरीके से आप बीच में मूल्यांकन करते हैं तो मूल्यांकन करने के बाद वह बड़ा अच्छा परिष्कार उसमें देखने को मिलता है। तो कुछ इसकी विशेषताएं हैं, और इसके बाद कुछ इसकी उपयोगिताएं हैं। उन उपयोगिताओं के बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहली बात ये कि जब हम उपयोगिता की बात करते हैं, हम निर्माणात्मक मूल्यांकन की उपयोगिता क्या है, तो
तो हम दोनों पक्षों का ध्यान रखते हैं। छात्र हेतु कौन सी उपयोगिता है और अध्यापक हेतु कौन सी उपयोगिता है, इस बात का ध्यान रखते हैं। जैसे छात्र हेतु उपयोगिता क्या है? अधिगम में कुशलता, अधिगम में प्रवीणता, अधिगम में दक्षता। अगर अधिगम में दक्षता देखना है तो आप छात्र हित में हैं। विषय वस्तु का ज्ञान कितना हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, किस तरह से नहीं हो रहा है, इसका ज्ञान होता है। क्रमबद्धता क्या है, सिस्टमेटिक आपका क्रमबद्धता क्या है, उसका ज्ञान होता है। आपके उद्देश्य क्या हैं, उन उद्देश्यों को भी ध्यान में रखा जाता है। विद्यार्थियों के उद्देश्य क्या होने चाहिए और उसकी उपयोगिता क्या है, इसका ध्यान दिया जाता है। प्रभावशाली पुनर्बलन, जो पुनर्बलन है उस पुनर्बलन से सकारात्मक पुनर्बलन है अथवा नकारात्मक पुनर्बलन है। तो जब सकारात्मक पुनर्बलन मिलता है तो इसकी उपयोगिता और बढ़ जाती है। और उसके छात्र हित में जो निदानात्मक उपाय हैं इनको ध्यान में रखा जाता है। निदानात्मक का मतलब होता है कारणों को जानना, और कारणों को जानने के बाद जब आप उपचार करते हैं तो उसको कहा जाता है उपचारात्मक मूल्यांकन। तो छात्र हित में छात्र हेतु जो उपयोगिताएं हैं उनकी हम आपसे चर्चा कर रहे थे। और अध्यापक हित में कौन सी उपयोगिताएं हैं, उनके लिए सबसे पहली बात ये कि लोकेटिंग एरर, जो त्रुटियों का ज्ञान है शिक्षण के दौरान, जो त्रुटियों का ज्ञान है, त्रुटियां हैं, उसका ज्ञान हो जाता है अध्यापक को। और वह क्या करता है, क्वालिटी कंट्रोल करता है, वह गुणात्मक नियंत्रण करने की कोशिश करता है। और गुणात्मक नियंत्रण भी यह निर्माणात्मक मूल्यांकन की अपनी एक विशेषता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हम निर्माणात्मक मूल्यांकन की बात कर रहे थे तो उसमें यह ध्यान में आ रहा है कि जब हम निर्माणात्मक मूल्यांकन कर रहे हैं तो कार्य चल रहा है और हम बीच में मूल्यांकन करते हैं। अगला मूल्यांकन है संकलनात्मक मूल्यांकन, समेटिव इवैल्यूएशन। इसमें क्या होता है, इसमें संकलन का मतलब होता है इकट्ठा करना, संकलन करना, छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी इकाइयों को, उनको इकट्ठा करना। और जैसे संकलनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है कि जितनी भी इकाइयां हैं उन सारी इकाइयों का अंत में मूल्यांकन किया जाता है। जैसे आप समस्त इकाइयों को पढ़ा दिए, अध्यापन कार्य करा दिए, उसके बाद आपको टेस्ट लेना है, परीक्षण लेना है, आपको मूल्यांकन करना है, तो आप सभी इकाइयों के अंत में मूल्यांकन करते हैं। ऐसे मूल्यांकन को हम संकलनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता ये है कि एट द एंड ऑफ हाउस, कोर्स के अंत में इसका मूल्यांकन किया जाता है, कोर्स के अंत में। और दूसरा है निर्णयात्मक। निर्णयात्मक कैसे, टर्मिनल एंड जजमेंट करेक्टर। आप किसी निर्णय पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, निर्णय पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि संकलनात्मक मूल्यांकन करने के बाद आप एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने के लिए कोशिश करते हैं, और दूसरी कक्षा में आपको आधार क्या बनता है इस बात का निर्णय किया जाता है। और तीसरा है अनुदेशन का आपके लक्ष्य क्या है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। आपकी जो सूचना है, सूचनात्मक लक्ष्य क्या है, वह इन विशेषताओं के अंतर्गत आता है। जैसे प्रगति का मूल्यांकन, विद्यार्थी की प्रगति कहाँ पर है उसका मूल्यांकन किया जाता है, उसकी प्रभावशीलता कहाँ है उसकी जांच की जाती है, उसकी परख की जाती है। और इसकी विशेषताओं में जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि जो ग्रेड निर्धारण होता है, ग्रेड निर्धारण और जो प्रमाण पत्र प्रमाणीकरण जो प्रदान किए जाते हैं वह इसकी विशेषताओं के अंतर्गत आता है। तो संकलनात्मक मूल्यांकन की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी जिनकी हम आपसे चर्चा कर रहे थे। इसकी कुछ उपयोगिताएं हैं, उस उपयोगिताओं के बारे में भी हम चर्चा आपसे कर रहे हैं। पहली बात ये कि इसकी उपयोगिता क्या है, भविष्यवाणी। भविष्यवाणी करने में आपको सहायक सिद्ध होती है। कैसे, जब आप विद्यार्थी का मूल्यांकन कर रहे हैं, समग्र मूल्यांकन कर लिए, मूल्यांकन करने के बाद वह आगामी कक्षा के लिए किस तरह की उपलब्धि होगी, किस तरह उसका प्रदर्शन होगा, निष्पादन किस तरह से होगा, इस आधार पे आप यह कह सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं, भविष्यवाची कथन कह सकते हैं।
इसलिए भी इसकी उपयोगिता है। और अनुदेशन की शुरुआत नई कक्षाओं में अनुदेशन की सूचनाओं की शुरुआत कैसे की जाए, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। ग्रेड देने का आधार क्या है, वर्गीकरण में सहायक होता है। जब आप विद्यार्थियों को ग्रेड देते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, तो आगामी कक्षाओं में विद्यार्थियों को वर्गीकरण में सहायता मिलती है। जैसे कुछ विद्यार्थी ए ग्रेड के हैं तो उनको ए की श्रेणी में रखा जाता है, बी ग्रेड के हैं तो बी श्रेणी में रखा जाएगा, सी ग्रेड के हैं तो उनको सी श्रेणी में रखा जाएगा। तो वर्गीकरण में सहायक होता है ग्रेड प्रणाली के द्वारा। और प्रगति का ज्ञान, प्रगति का ज्ञान का तात्पर्य यह है कि कमियों का ज्ञान हम करते हैं, कहाँ पर कमी रह गई है उसमें हम क्या कौन सा उपचार कर सकते हैं, कौन सा ज्ञान दे सकते हैं, कौन सा परिवर्तन कर सकते हैं कि विद्यार्थियों को वह प्रगति में सहायक हो। तो ये कुछ उपयोगिताएं थी संकलनात्मक मूल्यांकन की। और एक और मूल्यांकन है, तीसरा प्रकार, उसको कहते हैं निदानात्मक मूल्यांकन और इस डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। वैसे सही तरीके से देखा जाए तो शिक्षा व्यवस्था में सबसे प्रथम स्तर पे निदानात्मक मूल्यांकन होना चाहिए। कैसे? क्योंकि जब हम निदानात्मक मूल्यांकन में विद्यार्थियों के कारणों को जानते हैं, पूर्व ज्ञान जान लेते हैं, उनकी योग्यता, क्षमता, रुचि को जान लेते हैं, तो उसके आधार पे हम अपना अध्यापन कार्य करते हैं, उसी तरह अनुदेशन करते हैं। और उसी तरह जब हम अनुदेशन करते हैं तो कहाँ पर सुधार अपेक्षित है, इस बात को भी ध्यान में रखते हैं। इसलिए निदानात्मक मूल्यांकन उसे कहा जाता है विद्यार्थियों की योग्यता, क्षमता, अभिरुचि, अभिवृत्ति, अध्ययन और आने वाली कठिनाइयों के कारणों का ज्ञान आपको हो जाए, उसको कहा जाता है निदानात्मक मूल्यांकन। इसकी कुछ आवश्यकताएं हैं। इसकी आवश्यकताएं क्या है? कठिनाइयों का ज्ञान, विद्यार्थी कहाँ पर उसको कठिनाई आ रही है, कहाँ पर उसको समस्या आ रही है, इसका ज्ञान करते हैं। और इसलिए भी इसकी आवश्यकता है कि जब आप पहले प्रथम स्तर पर ही इन सारी चीजों को जान लेते हैं, विद्यार्थी की कमियों को, त्रुटियों को जान लेते हैं, तो आप उसमें समय समय पर परिष्कार करते हैं, परिवर्तन करते हैं। इसलिए भी कठिनाइयों का ज्ञान होता है, योग्यता, क्षमता आदि का ज्ञान होता है, ये इसकी आवश्यकता है। और इसकी कुछ विधियां भी हैं, उन विधियों के आधार पे आप निदान कर सकते हैं। पहली विधियों में निरीक्षण विधि आती है। निरीक्षण विधि, आप जब निरीक्षण विधि का प्रयोग करते हैं, विद्यार्थी को ध्यान में देख करके ध्यान से उसका निरीक्षण करते हैं, तो आप विशिष्ट लक्ष्यों को ध्यान में रख करके काम करते हैं। जब आप विशिष्ट, सामान्य लक्ष्य तो विद्यार्थी के अंदर आप अनुभव करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ विशिष्ट लक्ष्य भी होते हैं। आप उन विशिष्ट लक्ष्यों को ध्यान में रख करके निरीक्षण करते हैं। उससे क्या होता है कि जहां पर कमियां रहती हैं आप उसी पर फोकस करने की कोशिश करते हैं। इसलिए निरीक्षण विधि से भी आप यह ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, संचयी रिकॉर्ड। संचयी रिकॉर्ड, एनेक्डोटल, जो संचयी रिकॉर्ड है उसके तहत आप विशेषताओं का ज्ञान कर सकते हैं। कहाँ पर उसका रिकॉर्ड कैसा रहा उसको ध्यान में रखते हैं। उसके दस्तावेजों से कहाँ कहाँ पर कौन सा इसका व्यवहार रहा, किस तरह से वह उसका उपलब्धि स्तर रहा, इसका ज्ञान करते हैं। उसके आधार पर भी आप मूल्यांकन कर लेते हैं। और घटना वृत्त के आधार पे मूल्यांकन कर लेते हैं कि उसकी तिथि क्या थी, उसका समय क्या था, स्थिति क्या थी आदि उसका, क्योंकि उस समय उसका उल्लेख घटना वृत्त में लिखा होता है। इसलिए जब हम निदानात्मक मूल्यांकन करते हैं तो ये कुछ विधियां हैं, उन्हीं के आधार पर ही हम मूल्यांकन करने की कोशिश करते हैं और हम विद्यार्थियों की कठिनाइयों की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हमको ये पता चलता है कि विद्यार्थियों में कमियां कहाँ हैं, उन्हीं कमियों के आधार पे हम ट्रीटमेंट करते हैं, उसी आधार पे हम उनका मूल्यांकन करते हैं, उसी तरह से उनको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। और हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उस व्यवस्था में जो मूल्यांकन की पद्धतियां हैं, मूल्यांकन की प्रणाली है, जैसे पहले प्राचीन समय में मूल्यांकन की प्रणालियों में प्रश्नोत्तर विधि हुआ करती थी, संवाद विधि हुआ करती थी, उसके आधार पे मूल्यांकन किया जाता था। उसी तरह से हम अब नई आधुनिक शिक्षा में जा रहे हैं तो आधुनिक शिक्षा की विधाओं में, उनकी परिस्थितियों में हम नए तरीके से मूल्यांकन करने की कोशिश कर रहे हैं। और इन समस्त मूल्यांकनों का केवल एक उद्देश्य है, विद्यार्थी का व्यवहार परिवर्तन,
और विद्यार्थी के व्यवहार परिवर्तन को ही ध्यान में रख करके हम मूल्यांकन करते हैं। और मूल्यांकन करने के बाद उसके भविष्य का प्लान क्या है, हम उसका भविष्यवाची कथन करते हैं। और वह आगे की उसकी स्थिति क्या होगी, हम मूल्यांकन के आधार पे इसको निर्णय करते हैं, इसका डिसाइड करते हैं कि वह विद्यार्थी क्या होगा, कैसे होगा। और जब हम अपनी कक्षाओं में उसका अलग अलग तरीके से मूल्यांकन करते हैं, तो मूल्यांकन करने के बाद हमको यह पता चल जाता है कि उस विद्यार्थी की रुचि किस क्षेत्र में है, वह किस में ज्यादा काम करना चाहता है, वह किस विषय में ज्यादा दक्ष है, किस में उसकी निपुणता ज्यादा है, वह किस विषय में बहुत ज्यादा रुचि ले रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है। इन सारी चीजों का ध्यान पहले हम रखते हैं मूल्यांकन करते वक्त, और उसके बाद हम इसका लास्ट में यह कह सकते हैं कि आप इस क्षेत्र में काम करेंगे तो अच्छा होगा। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका मूल्यांकन करने के लिए हम तत्पर रहते हैं। और विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास कैसे हो, इस बात का ध्यान रखते हैं। शारीरिक, सामाजिक, सांवेगिक, इन सारे पक्षों का ध्यान रखते हुए हम मूल्यांकन करते हैं। तो हम प्रिय विद्यार्थियों आपसे बात कर रहे थे मूल्यांकन के प्रकारों के बारे में, और इसके बाद और आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।